इस वीडियो में हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2017 बैच के समय पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप होगा। तो किसी भी भिन्न का या फिर परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप होता है उसको हम लोग इतना छोटा कर दें कि उससे ज़्यादा वो छोटा ना हो सके। यहाँ पर देख लीजिए -32/-100 दिया गया है, तो इस माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे और इसको 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, यानी कि 8/25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.5 टाइम 0 1 का घनमूल है। यहाँ पर देख लीजिए, इस संख्या को सबसे पहले हम लोग भिन्न में बदल देंगे। तो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 5 टाइम 0 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 के आगे आपको 6 0 लिखना होगा। ठीक है, 6 0 हो गया। उसके बाद से इसका घनमूल पूछा जा रहा है तो हम लोग ये कर देंगे और इधर से 3 लेंगे और ये जो बचेगा तो इसका 1000 का क्या हो जाएगा 1/10 और ये 0 का 1 0 उतर जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है। यहाँ पर पहला समीकरण आपको दिया गया है 3x = 6, यहाँ से x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। ठीक है, x = 2 इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 + y = 14, ये 8 हो जाएगा, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 6 प्राप्त हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, sin 60/cos 30 का मान होगा। sin 60 का मान √3/2 होता है, अपॉन cos 30 का मान भी √3/2 होता है। इन दोनों से ये कट जाएगा और उत्तर आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, 7/1/5 डिवाइडेड बाई 7/1/3 का मान होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब आधार समान होता है और भाग होता है तो दोनों घात घट जाते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 7/1/5 -1/3। ठीक है, अब देखिए इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और उसके बाद से ये बचेगा 3 -3 × 15। यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा -2/15, जो कि ऑप्शन नंबर है दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8000 का घनमूल ज्ञात करो। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, गुणनखंड विधि से घनमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8000 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसको 25 से भाग दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर संख्या बड़ी है इस वजह से मैं छोटे छोटे संख्याओं से भाग नहीं दे रहा हूँ, सीधे 25 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे संख्याओं से आप देंगे तो बहुत बड़ा गुणनखंड बन जाएगा। 25 से आप भाग देंगे तो 25 × 75, हाथ में बचा 5, एक 0 उतरेगा, यानी 25 का भाग जाएगा 50 में 2 बार में, फिर एक ये लास्ट वाला 0 उतर जाएगा। फिर मैं इसको 16 से भाग दे रहा हूँ तो ये आ जाएगा 20 बार में। ठीक है, उसके बाद से मैं इसको 5 से भाग दूंगा, ये 4 आ जाएगा, फिर 4 से भाग दे दूंगा, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8000 का गुणनखंड क्या हो गया 25 × 16 × 5 × 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं को मैं एक साथ कर रहा हूँ और 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 5 × और ये वाला 5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, गुणे, अब देखिए इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखूंगा तो 16 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 और ये लास्ट वाला 4 आपका बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 पेयर 5 का बना, 3 पेयर 4 का बना। हमको क्या करना था, घनमूल निकालना था। इसका जब घनमूल करेंगे तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा, यानी कि 5 × 1 4 बाहर निकल जाएगा और ये आपका उत्तर 20 प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16x² - 25 = 0 को हल करिए। ठीक है, इसको जैसा कि आप जानते होंगे 16x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया a² - b²। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b। यहाँ पर a आपको 4x कंसीडर करना है और b के जगह पे 5 करना है, तो होता है आपका a + b, यानी कि 4x + 5 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 5 = 0। प्रश्न में आपसे केवल गुणनखंड बोला रहता तो आप यहीं पर उत्तर छोड़ देते। ठीक है, लेकिन आपको बोला है हल करें। हल करें का मतलब होता है कि आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में या फिर किसी भी
एक तरीके से ब्रैकेट में हम लोग जीरो से गुणा कर दे तो पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो पहला इस ब्रैकेट को अगर हम लोग जीरो रखते हैं, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये इधर जा करके -5 हो जाएगा और ये 4 उसके नीचे आ जाएगा, यानी -5/4, ठीक है। और जब दूसरे ब्रैकेट को आप जीरो रखेंगे यानी कि 4x -5 इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 5/4 मिल जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 2 आपको प्राप्त हो गई। पहला -5/4 और दूसरा 5/4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। इस सीरीज में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वहीं उसका बहुलक होता है। यहाँ पर देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर 12 होगा, लेकिन आप डायरेक्टली लिख देंगे तो हो सकता है कि आपको पूरे अंक इस प्रश्न के ना मिले। तो इसके लिए आपको एक सारणी बनानी होगी। यहाँ पर देखिए, एक सिंपली आप सारणी बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे संख्या और नीचे लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे 3 ही संख्या इसमें आई है, तो 3 कॉलम मैंने बना दिया, 10, 12 और 13। अब देखिए इस सीरीज में 10 कितनी बार आया है, एक बार आया, तो 10 के नीचे मैं बारंबारता 1 लिख दूंगा। 12 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार आया हुआ है, तो 12 के नीचे 3 लिख दूंगा। और 13 कितनी बार आया है, एक बार आया है। अब देखिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, वो हो रही है 12, यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, उत्तर हो जाएगा। इतना आप करेंगे तो आपको इसका पूरा अंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करिए। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं इसको आयत मान रहा हूँ, ठीक है, ये एक आयत है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये 10 और ये 3.5, ठीक है। अब उसके बाद ये बोला जा रहा है कि लंबाई के परितः इसको घुमा देना है, यानी कि ऐसे इसको घुमा देना है लंबाई के परितः। तो ये आप देखेंगे कि एक बेलन बन गया, ठीक है, ये बेलन बन गया। इसी बेलन का आपको आयतन बताना है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ये देखिए, ये जो राउंड वाला पार्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इसी जो आयत थी उसकी चौड़ाई थी, और आयत का चौड़ाई आपको कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो परिधि होगा वृत्त का वो 2πr बराबर कितना दिया गया, 3.5, ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू आपको मिल गई 3.5 डिवाइडेड बाई 2π, ये r की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और h क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जो बेलन के आयतन के फॉर्मूले में h यूज करना है वो कहाँ से मिलेगा, तो ये जो बेलन बन रहा था, इसका जो हाइट होगा वह इस, देखिए, इस आयत के लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। और आयत की लंबाई हमको दी गई है। अब यहाँ पर हम लोग आयतन का फॉर्मूला लिख देंगे, πr² इंटू h, ठीक है। पाई का मान आप रहने दीजिए, r का मान आपने कितना निकाला है, 3.5 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2π, क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है। और h की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इन सबको रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 9.74 सेंटीमीटर क्यूब। इस बेलन का आयतन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण x² प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0 को हल करो। अब देखिए, हम लोग समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को इस प्रकार से इसको तोड़ना होता है कि इसका जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं और इसको c बोलते हैं और बीच वाले को b, यानी कि a और c का गुणांक आपस में इस प्रकार से गुणा करते हैं कि उनको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला गुणांक हमको मिल जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 गुणे 9 यानी कि 9 हो गया, और 3 प्लस 3 अगर हम लोग कर देते हैं यानी कि ये बीच वाला 6 मिल जाएगा, और 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। देखिए -3x और -3x मिल करके -6x हो जाएगा, यानी कि आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब इन दोनों में हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद से देखिए इन दोनों में ये ब्रैकेट वाला कॉमन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका x माइनस 3, और फिर बचेगा यहाँ से x और यहाँ से -3 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। जब इसको आप 0 करेंगे तो x बराबर 3 मिल जाएगा, और जब इसको 0 करेंगे तो ये भी x बराबर 3 मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 को हल करो, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले उतार लेते हैं। देखिए cot 45 ये है, और यहाँ से इन दोनों के बीच हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45
डिग्री और लास्ट में आपका दिया गया है साइन 90, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद से देखिए कॉट, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और ब्रैकेट वाले को देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है। यानी कि ये आपका हो गया कॉट 45 माइनस ब्रैकेट में पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस साइन 90, ठीक है। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है -1 और साइन 90 की भी वैल्यू 1 होती है। इससे ये कट जाएगा और आपका उत्तर 1 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न समुच्चय का दिया गया है। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 3 5 7 तथा समुच्चय बी बराबर दिया गया है 5 7 8 9। तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी पद ए में हैं और जितने भी पद बी में हैं दोनों को आपको मिला करके लिख देना है, लेकिन विशेष ध्यान ये देना है कि कोई भी पद दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों समुच्चय में कौन सा अवयव यानी कौन सा पद कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वहीं उसका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिख लेते हैं। देखिए ए यूनियन बी का मान आपका हो जाएगा, इसमें देखिए 1 3 5 7 इसके सभी पद मैंने लिख लिए और यहाँ पर 5 आपका आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 भी आ चुका है दोबारा नहीं लिखेंगे, 8 और 9 ये हो गया ए यूनियन बी का उत्तर, ठीक है। दूसरा बोला गया था ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो मैंने आपको बताया जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। देखिए 5 और 7 दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, 7। अगला प्रश्न है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। इसके पहले वाले प्रश्न में आपको ये अरेंज करके सारणी के रूप में नहीं दिया गया था, यहाँ प्रश्न में ही आपको सारणी के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा यानी कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारंबारता देख लीजिए 7 दिख रही है, वह किसकी है, पद 17 की। यानी कि इसका इस बारंबारता बंटन का बहुलक क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका 17। अगला प्रश्न है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, आप चित्र देख पा रहे होंगे, तथा कोण बी ए सी यानी ये वाला कोण आपको 40 अंश का दिया गया है। आगे पढ़िए तो कोण ओ बी सी यानी कि इस कोण की मान आपसे पूछी जा रही है, तथा कोण ओ सी बी यानी कि इस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ही जीवा, ये देखिए BC एक जीवा है, तो एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण यानी ये वाला जो कोण होगा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज OBC में O केंद्र है और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या बोली जाती है, त्रिज्या बोली जाती है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या r हो जाएगा और इसी प्रकार से ये भी इसकी त्रिज्या r हो जाएगी OC, ठीक है, क्योंकि ये भी परिधि तक आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दो भुजाएं इस त्रिभुज में OBC में दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गई, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से इनके भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब त्रिभुज OBC में आप देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि ये पहला आपका 80 अंश दिया गया प्लस कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये 80 अंश प्लस कोण B का मान हमने x मान लिया है प्लस कोण C का भी मान x मान लिया है बराबर 180, ठीक है। ये 80 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा और ये 2x बराबर आपका 100 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि ये वाला कोण भी 50 होगा और ये वाला भी कोण 50 होगा। अगला प्रश्न है एक बाग की लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर है। ये बाग जो है आयताकार है, तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी स्पष्ट हो सकें। यहाँ पर देखिए एक आयताकार बाग मैंने बना दिया जिसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई इसकी 120 मीटर दी गई है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के दो रास्ते हैं, यानी कि एक रास्ता बीचों बीच ऐसे आ रहा होगा जो कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है, और एक रास्ता बीचों बीच ऐसे आता होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर से ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस पूरे जो सड़क है इसका एरिया निकाल लें और उसमें 12 रुपये से गुणा कर दें तो कितना खर्च आएगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे
और उसके बाद से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एरिया निकालते समय आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि ये जो एरिया पूरा निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये जो एरिया निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है ये 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है 2 बार काउंट हो रहा है, इस वजह से हम लोग को 1 बार माइनस करना होगा। तो सबसे पहले इस वाले सड़क का पूरा निकाल लें। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी थी, 3 मीटर है इसकी चौड़ाई, तो 3 गुणे 180 कर दें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 गुणे 180 प्लस इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसकी लंबाई है 120 गुणे 3, यानी कि 3 गुणे 120 और माइनस इसका हमें 2 बार काउंट हो गया, एक बार इस क्षेत्रफल में एक बार इस क्षेत्रफल में, इसलिए एक बार माइनस करना होगा। तो इसकी चौड़ाई भी 3 है और इसकी लंबाई भी 3 है, यानी स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 3 का होल स्क्वायर। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए तो 18 36 18 या 54 यानी 540 हो गया, प्लस ये 12 या 36 यानी 360 हो गया, माइनस 9। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 5 3 8 1 9 माइनस 9, यानी कि 891 मीटर स्क्वायर इस सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से आपसे बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर का खर्च 12 रुपया है, तो टोटल कितना खर्च होगा, तो पूरा एरिया हमारा इतना आ गया है। अगर हम लोग इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पूरा खर्च निकल जाएगा। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 कम 12 का 2 हाथ में 1, 12 नवा 108 और 109 यानी हाथ में 10, 12 8 96 और 106, यानी कि 10,692 रुपया पूरा खर्च होगा इस सड़क पर मिट्टी डलवाने के लिए। अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 9 बार अगर हम लोग 6 लिख दें तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, या तो हमको इसमें से कुछ घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी संख्या होगी पूर्ण वर्ग वह इससे छोटी ही होगी, क्योंकि अगर इसमें एक अंक भी आप जोड़ देंगे तो वह इससे बड़ी हो जाएगी, यानी कि 7 अंक का हो जाएगा, जबकि प्रश्न में आपसे 6 अंक की बात ही कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ संख्या इसमें से घटाना होगा, तब जाकर के ये पूर्ण वर्ग बनेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, और यहाँ से 2 का जोड़ा हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद से ऐसा हम लोग संख्या लेंगे, जैसे कि अगर 5 लूँ तो 25 हो जाएगा, 6 लूँ तो 36 हो जाता है, और 8 8 64, 9 9 81 और 10 दहाई में 100, यानी कि 9 आपको लेकर के चलना है, यानी कि ऐसा डिसाइड करना है कि इसके बराबर या फिर इससे छोटा रहे, 9 9 81। ठीक है, अब इसको जब आप घटा देंगे तो ये बचेगा, 9 में से 1 जाए 8 और 9 में से 8 जाए 1। ठीक है, उसके बाद से देखिए इस 9 को फिर से यहाँ नीचे उतार देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 18। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको ये जोड़े में ही उतारना होगा, यानी कि फिर से 99 हो जाएगा, और अब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वह यहाँ उतारेंगे और उसी संख्या का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बराबर या फिर इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर 0 ले लेता हूँ, 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि जब यहाँ पर 0 लेंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 9 ले लेता हूँ तो 189 में अगर मैं 9 से गुणा कर देता हूँ तो देखिए क्या इस संख्या के आसपास आ रही है। अगर इसमें 10 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता, 1890। ठीक है, यानी कि इससे छोटी ही संख्या आएगी, यानी कि 9 ही हमको लेना होगा। तो देखिए 9 9 81 का 1 हाथ में 8, 9 8 72 और 8 80 का 0 हाथ में 8 और 9 और 8 17। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 1 जाए तो ये बचेगा 8 और ये बचेगा 9, ये बचेगा 1 और ये 0। ठीक है, फिर से आपको दोनों डिजिट उतारना होगा, और यहाँ पर जो 9 था इसको फिर से नीचे उतार करके इसमें जोड़ देना है। 9 9 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 ये। अब आपको इसके आगे ऐसी संख्या लिखनी है जो कि मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर या फिर इससे छोटी हो। नीचे स्क्रीन नहीं दिखेगा, इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 19 8 99, और यहाँ पर है 198, और ये चल रहा था ऊपर से 99 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब अगर फिर से हम लोग यहाँ पर 9 ले लें तो यहाँ पर इस संख्या में 9 से फिर से गुणा होगा, तो ये आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 17,901। ठीक है, फिर आपको माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 8, ये 9, 18 में से 9 गया 9,
यहाँ पर बचा 8 में से 7 गया 1, यानी कि जो संख्या हम ले करके चल रहे थे उससे इतना शेष बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फिर से इसमें 9 जोड़ दें, जो संख्या हम लोग उतारे थे, तो 9 9 18 के 8, हाथ में 1, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 9 और ये 1। देखिए यहाँ पर आ गया 1998 और यहाँ पर भी आ गया 1998। अब जब भी हम यहाँ पर इसको 1 लिख करके यहाँ पर करने जाएंगे तो यहाँ पे भी आगे आपको 1 बढ़ाना होगा, तो ये वाली जो संख्या होगी यह इससे बड़ी हो जाएगी, यानी कि यहीं पर आपको प्रोसेस स्टॉप करना होगा। और ये जो बच रहा है, ये बच रहा है आपका शेषफल। ये क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। यानी कि जो हम 6 अंकों की संख्या लेकर के चले थे, इसमें से अगर इस शेषफल को घटा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग होगी और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी पूर्ण वर्ग में। ठीक है, तो इसी में से हम लोग को घटाना क्या होगा? तो घटाना होगा आपको 1998। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से 1900 जब 98 घटाएंगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 998001। ये जो संख्या होगी वह 6 अंकों की संख्या है और पूर्ण वर्ग है। ठीक है, समझ गए? आपको निकालना कैसे? सबसे पहले आपको वर्गमूल जिस प्रकार से भाग विधि से आप निकालते जाएंगे और जो शेषफल बचेगा वहीं सबसे बड़ी जो संख्या आप लेकर के चले थे उसमें से घटा देंगे। ठीक है, अगर आपसे 5 अंक की पूछता है तो आप 5 9 लेकर के चलते हैं और इसी प्रकार से करते जाते हैं और जो शेषफल आता उस 9 5 में से घटा देंगे तो इतना आपका जो भी आता वो उत्तर हो जाता। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। अगर मैं बाग की लंबाई मानूं, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। ठीक है, तो चौड़ाई अगर मैं मान ले रहा हूँ कि x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। प्रश्न में आपके दिया है, आगे पढ़िए। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई ज्ञात करो। अब बाग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई आयताकार का। ठीक है, बराबर आपका कितना दिया गया? 243। लंबाई आपका 3x इंटू एक्स बराबर 243, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 243। इससे ये आप काट देंगे तो 3 वाठे 24 और 1। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 9 हो गई। यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा? 3x है यानी कि 27 हो जाएगा, 27 मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड ज्ञात करिए। इसको हम लोग इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को इस फॉर्मेट में इसको अरेंज करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे ये देखिए, यहाँ पर x का होल स्क्वायर प्लस ये 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x को हम लोग a मानेंगे और इसको हम लोग b मानेंगे, प्लस 2ab होता है, यानी 2 गुणे a का मान कितना था? x, और b का मान कितना है? 3/2। यहाँ से अगर ये 2 और ये 2 कट जाए तो आपका 3x मिल जाएगा। देखिए 3x है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो टर्म है इसमें हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब आपका फॉर्मेट देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a कितना था? x था, और b कितना था? 3/2 था। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।